नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। दरबार मुख की मुंतकिली यानी कि अब दरबार जम्मू के बाद श्रीनगर में सजा और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर कामकाज की शुरुआत की। तो हमारे साथ हैं अपोजिशन के एमएलए यानी कि पीडीपी के एमएलए मीर मोहम्मद फयाज़ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फयाज़ साहब, कैसे ले रहे हैं आप? दरबार मुख की मुंतकिली हो चुकी है, अब बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में सजा दरबार, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये जो दरबार वो आज 6 महीने के बाद 6 महीने जम्मू में रहता है और 6 महीने जो है, ये पहले से एक परंपरा है, ये आज की नहीं है। तो बीच में इसमें थोड़ा बहुत आपको भी पता है कि वो कुछ वजूहात की बिना पे जो है दरबार मुख की मुंतकिली जो है वो नहीं हो रही थी। तो बहरहाल सरकार बनने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद यही है कि जो हमारी सरकार यहाँ पे है, आज दरबार मुख खुलने के बाद खासकर कश्मीर सूबे में जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, हमारे मंत्री साहब है, वो सब निकलेंगे। सिर्फ सेक्रेटरीट तक ही महदूद नहीं रहेगा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ लोगों की जो मुश्किलात है, लोगों की जो परेशानियां हैं वो सुनेंगे। तो यही उम्मीद है दरबार मुख खुलने से जो है उस सूबे में फ़ायदा होता है। चाहे जम्मू में, जब जम्मू में हमने देखा, जम्मू में भी बड़ा अच्छा इसका असर इस साल रहा। तो उम्मीद है कि यहाँ कश्मीर को भी ध्यान दिया जाएगा, इनके लोगों के मुश्किलात सुने जाएंगे। तो साथ साथ में जो ज्यादतियाँ हमारे साथ, खासकर कश्मीर सूबे के साथ, अभी जो हमने देखा कि PMGSY जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने, अगर हम दोनों जो पहले 3,000 करोड़ का या आज जो मिलाकर अगर हम देखें 8,000 करोड़ का जो हमें पैकेज मिला J&K को, उसमें जो ज्यादती हमारे कश्मीर सूबे के साथ हुई, 86% जो पैसा है वो जम्मू सूबे को मिला है और ओनली 13% जो है वो कश्मीर सूबे को मिला है। तो उम्मीद है कि ये दरबार मुख खुलने के बाद इन चीज़ों को देखा जाएगा और कश्मीर सूबे के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही है, इससे पहले भी जो हुई, तो वो ये दरबार मुंह खुलने के बाद हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है और जो सरकार है वो ये देखेगी कि अब ये ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पीडीपी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या उर्दू लैंग्वेज को लेकर या दीगर मामलात को लेकर, उस पे फयाज अहमद मीर क्या कहेंगे? एक बात देखिए, अगर ये गलत बात है कि पैकेज 8,000 करोड़ का मिला और हम ये कह रहे हैं कि हमें 1,000 करोड़ ही क्यों मिला, मुझे लगता है कि ये गुमराह होने की कोई बात है नहीं। या उर्दू लैंग्वेज में बाज़ाब्ता इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिखाए जो ऑर्डर्स निकले हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो है अपोजिशन का रोल मिला है और अगर कहीं पे गलतियां होती है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस मसले पे सरकार को खबरदार करें कि ये चीज़ें हो रही है। तो उनको क्या दिक्कत हो रही है कि वो इसको गुमराह में ले रहे हैं कि हम सरकार को गुमराह करें। हमारा मकसद ये है कि अगर जम्मू सूबे को 7,000 करोड़ मिला, कश्मीर सूबे को 1,000 करोड़ मिला, मुझे लगता है आवाज़ उठाने का तो हमें मैंडेट मिला है, चाहे हम 3 है या 4 है, इतना तो हमारा दायित्व बनता है। चाहे उर्दू में अगर इन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है वो गलत है, उसका बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो इस पे जो है, अगर इनको लगता है कि हम गलत करें और हमें कोई बताया ही नहीं, तो उस गलतफहमी में ये ना रहे। आपको क्यों लगातार वो कह रहे हैं कि इन्होंने राज्यसभा में जो है बीजेपी के हक में वोट दिए हैं, आप उसको कैसे ले रहे हैं? क्योंकि उस वक्त कहा जा रहा है कि आप उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिले, फिर उसके बाद अब ये इल्ज़ाम लग रहा है पीडीपी पर, इसमें कोई हकीकत है या कोई सियासी पलटवार? देखिए, ये इस वक्त जो है, चूंकि जो ये कर रहे हैं, चाहे वो ये पैकेज का मसला है, चाहे उर्दू का मसला है, ये चाहते हैं कि इस मसले को हम डाइवर्ट करके उस साइड में ले लें। देखिए, जहाँ तक सवाल है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने वोट डालने से एक दिन पहले बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और हमें ये खदशा उस टाइम भी था, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि ये लोग बाद में हमें इल्ज़ाम लगाएंगे। आज एक किसी बंदे ने RTI किया, ये तो इनको तब भी पता था, जब हम वोट डालने के लिए गए तब भी इनके सामने वोट डाला, तब भी इनको पता था कि वहां पे एजेंट इनका नहीं है। हम तो इनके पास ही गए और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम इनको वोट देंगे, लगे हम तीसरे नंबर को देंगे, ताकि ये कल ये ना कहे कि वहां पे इनको अपने लोग उनके साथ मिले हुए हैं, तो ये कल को हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। और वही आज इनको 3 महीने के बाद बहाना क्या है कि वहां इनका एजेंट नहीं था, ये उनको तब भी पता था, इनके सामने ही तो वोट डाले, इनके भी एजेंट वहीं थे।
तब भी इनको ये चीज बात एक एक चीज पता थी इनको। उस दिन इन्होंने ये क्यों नहीं कहा? उस दिन डॉक्टर फारूक साहब ने शुक्रिया किया। आज 3 महीने के बाद ये कह रहे हैं ये बहाना है इन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, और इन चीजों का जवाब इनको देना पड़ेगा। जो उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों के साथ वादे किया इलेक्शन से पहले भी इन्होंने पीडीपी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए और लोगों को झांसा देने में ये कामयाब हो गए। 50 सीटें इन्होंने ले ली, अब सरकार बनी। अब जो आपने कहा है वो करो, हम तो वही कह रहे हैं। अब इनको सिर्फ पीडीपी नजर इसलिए आ रही है, इनको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले हमने पीडीपी को बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को झांसे में फंसाया। अब यहाँ झांसे में फंसने वाला कोई नहीं है, इनको जवाब देना पड़ेगा। 12 सिलेंडर कहाँ गए? 1 लाख नौकरियां कहाँ गई? ये टेलीविजर्स का मसला जो इन्होंने वादा किया था वो कहाँ गया? 200 यूनिट बिजली कहाँ गई? तो ये सारी चीजों का जब इनको जवाब देने का टाइम आता है, इनको वही लगता है कि इलेक्शन से पहले जैसे हमने पीडीपी को बदनाम किया, आज फिर वही लोग सुनेंगे। अब लोग ये सुनने वाले नहीं है, इनको जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज का नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना पड़ेगा। तो ये थे मीर मोहम्मद फैज, जिन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंशन डाइवर्ट करे क्योंकि जो वादे उन्होंने लोगों से किए हैं वो वफा नहीं हो रहे, इसलिए वो पीडीपी पर इल्ज़ाम तलाशी कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।